तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन की। इस पूरे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, इसको किस हद तक यूज किया जा सकता है कोर्ट में, मतलब इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, इसके ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर इसे एडमिट किया जाएगा कोर्ट में, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या कंडीशंस हैं ऐसी जिससे हम ये जान सकेंगे कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है। मीन्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। चलिए, तो सबसे पहले जो हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन है कहाँ। किसी से भी पूछो तो कहता भैया कि सेक्शन 32। नहीं, सेक्शन 32 में 8 क्लॉज हैं और उन 8 क्लॉज में डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपसे कोई डाइंग डिक्लेरेशन पूछे कि डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेक्शन 32 क्लॉज 1, जहाँ डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है। अब क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या। एक सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, वो ओरल हो सकती है या फिर डॉक्यूमेंट्री हो सकती है या फिर रिटन हो सकती है, जो कि किसी भी पर्सन के डेथ के रीज़न को बताती हो या कोई ऐसी सिचुएशन बताती हो जिससे ये हमें पता चले कि सामने वाले की डेथ हुई है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब हुआ जब कोई मरता हुआ आदमी कुछ कहता है कि हमको या मेरे को ऐसे ये हुआ या मुझे किसी ने मारा। ये जो सारी स्टेटमेंट होती हैं ये डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आती हैं। अगर हम बेयर प्रोविज़न की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज़ मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ। मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि उसके डेथ के कॉज को बताती हो या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे हमें ये पता चल जाता हो या कोई ऐसी सर्कमस्टांस जिससे हमें ये पता चल जाता हो कि सामने वाले की डेथ हुई है। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, देखा जाए तो एक हियर से एविडेंस के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन डिक्लेयर कर रहा है या जो स्टेटमेंट दे रहा है वो तो मर चुका होता है। तो जो सेक्शन 32 क्लॉज 1 है वो एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्शन है रूल ऑफ हियर से एविडेंस का। इसके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं या ऐसी बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हम इसको एडमिट करते हैं कोर्ट में। पहला प्रिंसिपल क्या है? डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट। एक तो इस ग्राउंड पर हम कर लेते हैं। दूसरा नेसेसिटी। नेसेसिटी किस लिए माना जा सकता है? इसलिए क्योंकि जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा होता है वो एक लास्ट आई विटनेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जब कभी भी कुछ हुआ होता है तो वो एक स्टेटमेंट देगा अपने डेथ के लिए, वो लास्ट आई विटनेस होता है। इसलिए एंड ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए हम उसकी स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। और थर्ड प्रिंसिपल है कि नो वन अबाउट टू डाई प्रिज्यूम लाई। मतलब जब कोई भी आदमी या कोई भी ऐसा पर्सन है जो मर रहा होता है तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। यहाँ तक बात रही। अब जैसा कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है कहीं ना कहीं इंग्लिश लॉ पर, इंग्लिश इंडियन एविडेंस एक्ट पर, तो देखते हैं कि डिफरेंस भी है कोई हमारे डीडी में या उनके डाइंग डिक्लेरेशन में, या दोनों सेम है। तो नहीं, देयर आर सो मैनी डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ रिगार्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन। जो पहला डिफरेंस है, इंग्लैंड में जो भी ये डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो केवल और केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है, बट इंडिया में वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है।
दूसरा डिफरेंस है कि जब कोई भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा होगा तो जो उसका स्टेटमेंट होगा, जो उसकी डेथ होगी, वो डायरेक्ट क्या होगी, होमिसाइड होगी, मीन्स डायरेक्ट मर्डर होना चाहिए। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में सुसाइड के भी केस को क्या करते हैं, हम कवर्ड करते हैं एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तीसरा डिफरेंस क्या है कि इंग्लैंड में जब कोई भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा हो तो उसको ये लगना चाहिए कि वो मरने वाला है। इंडिया में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मरने वाला है या नहीं है वो अपने स्टेटमेंट को दे देगा। हाँ, उसके लिए प्रोविज़न है, अगर मर जाता है तो कोई बात नहीं, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन 32 क्लॉज 1 में कंसीडर कर लिया जाएगा। नहीं मरेगा तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ कैसे क्या होगा उन सारी चीज़ों का। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी इसेंशियल कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे हम ये मानेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन ही है, या मान सकते हैं इसेंशियल कंडीशंस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। तो फर्स्ट वन है टू whom द स्टेटमेंट इज़ टू बी मेड एंड इट्स फॉर्म। पहली कंडीशन क्या है कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो किसको दी जाएगी और ये किस फॉर्म में होगी। तो जो स्टेटमेंट किसको दी जाएगी, किसी को भी दे सकते हैं आप। वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो मजिस्ट्रेट हो सकता है, वो पुलिस ऑफिसर हो सकता है, वो आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका नियर डियर फ्रेंड हो सकता है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो होंगी ये सेम वेटेज की होंगी? तो आंसर इसका था नहीं। जो डॉक्टर और मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दी जाएगी वो ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है इन कंपैरिजन टू अदर, मीन्स फ्रेंड को, पुलिस ऑफिसर को या नियर रिलेटिव्स को। उसके बाद इसके हम फॉर्म की बात करते हैं, ये किस तरह का होगा या ये किस फॉर्म में होगा। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, यहाँ तक कि वर्बल भी हो सकता है, मतलब बाय जेस्चर्स। एक केस हम अभी देखेंगे, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला का केस है। इस केस के क्या फैक्ट होते हैं, एक लड़की होती है, लड़की मीन्स डिजीज गर्ल, जिसका गला जो होता है एक धारदार किसी भी वेपन से उसका रेत दिया जाता है जिससे वो बोलने में असमर्थ हो जाती है। उससे पूछा जाता है, वो इशारों में उस एक्यूज्ड पर्सन के नाम पर ऐसे ऐसे या ऐसे कुछ भी करके इशारों में बोल देती कि हाँ ये। तो जो उसका इशारा था, मीन्स जेस्चर जो था उसका, ये भी क्या माना गया, डाइंग डिक्लेरेशन माना गया 32 क्लॉज 1 में। दूसरी कंडीशन क्या है, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड, या कोई ऐसी सर्कमस्टांस बताए जिससे ये लगे कि हाँ उसकी डेथ हुई है। क्या दूसरी कंडीशन है कि जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो मरा हुआ होना चाहिए या मर जाना चाहिए स्टेटमेंट देने के बाद। बट यहाँ क्वेश्चन उठता है, अभी जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, अगर वो ज़िंदा रह गया तो क्या उसकी स्टेटमेंट कोर्ट में कंसीडर नहीं की जाएगी? क्या वो रेलेवेंट नहीं है? क्या उसे एज अ एविडेंस नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 157 ऑफ द सेम एक्ट विच प्रोवाइड्स कोरबोरेशन ऑफ द एविडेंस या फैक्ट, सेक्शन 157 के अंदर उस स्टेटमेंट को हम कोरबोरेट करेंगे, ये मतलब कि किसी दूसरे एविडेंस से भी हम उसको क्या करेंगे, मेल करेंगे। अगर वो सही है दोनों चीज़ें तब हम उसको क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। या फिर हम सेक्शन 145 के अंदर उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं जो उसने बोला हुआ है। तीसरी कंडीशन, स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। क्या मतलब हुआ, जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो पर्सन, वो उसकी डेथ से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि वो कोर्ट में आए और ये बोले कि हाँ जी उन्होंने या उस पर्सन की डेथ हो गई है। खुद की डेथ से रिलेटेड होना चाहिए स्टेटमेंट। या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट आए कि सामने वाली की डेथ हो गई और मैंने सुसाइड कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें 2 केस आते हैं हमारे सामने।
पहला जो कि बहुत ही फेमस है, पाकला नारायण स्वामी का केस हमने सबने सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो पाकला नारायण होते हैं ये किसी को उधार पैसे दिए हुए होते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ जिसको मैंने कर्ज दिया हुआ है। क्या होता है, दूसरे तीसरे दिन उनकी डेड बॉडी मिलती है। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मैं इस पैसे को लेने जा रहा हूँ जिसको मैंने दिया हुआ था, इस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन माना गया और उसे एज अ एविडेंस यूज़ किया गया। दूसरा केस आता है हमारे सामने, शारदा बिरदी चंद्र शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो डिजीज लेडी होती है एक लेटर लिखती है अपने पेरेंट्स को और अपने नियर रिलेटिव्स को, और उस लेटर में वो अपनी क्रिटिकल कंडीशन को बताते हुए ये कहते हैं कि जो हमारे इन लॉज हैं उनसे हमें खतरा है। वो लेटर पहुंच जाता है, 3 या 4 महीने बाद उस लेडी की डेथ हो जाती है। तो जो लेटर उसने लिखा होता है अपने उनको रिलेटिव को या अपने पेरेंट्स को, वो भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक सर्कमस्टांस या एक ट्रांजैक्शन बता रहा है जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि उस लेडी की डेथ हुई है। फिर चौथी कंडीशन है, द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। जो डेथ हुई है जिस पर्सन की, वो क्वेश्चन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था या और कोई भी रिलेटेड है तो वहाँ हम किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लेंगे जब तक कि उस पर्सन की डेथ ही क्वेश्चन में ना हो। मीन्स कि ये पर्सन मरा और किसी के ऊपर चार्ज लगाया गया हो, उस पर्सन की डेथ इन क्वेश्चन होना चाहिए। कहाँ? कोर्ट में। उसके बाद कंडीशन कौन सी है कि जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब वो लास्ट तक सारी चीज़ों को बताए कि कैसे क्या क्या हुआ। उसके बाद क्या है कि डिक्लेरेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। मतलब कि जो डिक्लेयर कर रहा है या जो स्टेटमेंट दे रहा है अपनी डेथ से रिलेटेड, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या चाइल्ड के डाइंग डिक्लेरेशन को हम मान सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चाइल्ड जो है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है। इसलिए डिक्लेरेशन ऑफ अ चाइल्ड इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट एज अ एविडेंस। अब हम बात करते हैं कुछ इसी में दूसरी तीसरी चीज़ों की। एफआईआर एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब क्या एफआईआर को भी हम डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर कर सकते हैं? तो एक केस हुआ होता है के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें क्या होता है, जो विक्टिम होता है या जो इंजर्ड पर्सन होता है वो भागकर पुलिस स्टेशन आता है और एफआईआर फाइल करता है। एफआईआर फाइल करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जो उसने एफआईआर में स्टेटमेंट दिया होता है, मीन्स द स्टेटमेंट इन द एफआईआर कंसीडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो यहाँ एफआईआर को भी हम क्या किए हैं? डाइंग डिक्लेरेशन माना गया है। अब उसके बाद दूसरी एक केस होता है जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें ये कहा गया था अगर कोई कंप्लेंट भी है तब भी हम उसको क्या मान सकते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कभी कभी क्या होता है कि कई सारे डाइंग डिक्लेरेशन हो जाते हैं हमारे सामने। मतलब 2-3 डाइंग डिक्लेरेशन 2-3 ऐसी चीज़ें स्टेटमेंट दे चुका होता है कईयों को। तो यहाँ कौन सी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी मानी जाएगी? तो इस केसेस में जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन हैं वहाँ वही वाली मानी जाएगी जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है या जो प्रॉक्सिमेट है, एकदम टाइम के अकॉर्डिंग है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कब एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ। तो जो मोस्ट कंसिस्टेंट होगी या जो ज़्यादा रिलायबल होगी उसको हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। वो किसी की भी हो सकती है, वो किसी को भी दी जा सकती है।
अब बात करते हैं हम, ये सारी चीज़ें हो गई जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, या क्या क्या ऐसी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों के साथ अब हम देखते हैं कि इस हम डाइंग डिक्लेरेशन को किस हद तक कोर्ट में मान सकते हैं, मीन्स इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है कोर्ट में। तो जो सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऐसा वो कहीं नहीं प्रिस्क्राइब करता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को बिना कोरोबरेट किए हुए हम एज अ एविडेंस नहीं मान सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। बट कुछ चीज़ें हमें ध्यान में देनी चाहिए, जैसे एक तो ये हियर से एविडेंस होता है, हियर से होता है जिसको ना तो ओथ पे लिया गया होता है, ना हम उसकी वेरासिटी को टेस्ट करते हैं, न कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन द कोर्ट। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो मेन पर्सन होता है जिसकी स्टेटमेंट होती है वो तो होता ही नहीं है, तो जो डायरेक्ट नॉलेज होती है वो हमें मिल नहीं पाती है और वो दूसरे पर्सन को बता देता है स्टेटमेंट। इसलिए क्या है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो मेकर होता है मीन्स जो स्टेटमेंट दे रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं वो मेंटली या फिजिकली क्या हो, कन्फ्यूज़न में हो। मतलब कि इंजर्ड है, हॉस्पिटल में है या कहीं भी है, तो एक माना जा सकता है कि हो सकता है वो मेंटली उस टाइम डिस्टर्ब हो। इस चीज़ को फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी चीज़ क्या है जो बड़ी मज़ेदार भी है कि भैया उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है अपने दुश्मनों के वॉट लगाने का, कि चलो जा तो मैं रहा ही हूँ, अब जाते जाते क्या करूँ, एक दो को अपने साथ लेते हुए चलूँ या उन्हें परेशान करूँ। अब एक सारी चीज़ें फिर ध्यान में रखते हुए वेरियस फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे नेचर ऑफ इट्स कंटेंट, वो जो बता रहा है क्या उससे केस से मेल जोल खाता हुआ है। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटमेंट मेड एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब जब वो इंजर्ड था उसके सामने कोई था, उसने वहाँ कुछ बोला, हॉस्पिटल में वो कुछ बोल रहा है, और या मजिस्ट्रेट उसके सामने तो कुछ और बोल रहा है। देखा जाएगा क्या वो तीनों स्टेटमेंट सेम है तो अच्छी बात है, उसको हम एज अ कंसिडर कर सकते हैं एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। उसके बाद कैपेसिटी टू रिमेंबर इट, मतलब जो डिक्लेयर कर रहा है, जो डिक्लेरेंट है, हम उसको ये देखेंगे कि वो कितना कैपेबल है चीज़ों को याद करने में। ऐसा तो नहीं है कि वो आज एक बात बोलता है और सुबह ही उसे भूल जाता है। ये सारी चीज़ें, एक केस आता है हमारे साथ, या दूसरी मतलब एक फैक्टर और हम साथ साथ देखते हैं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन इट एंड एक्सीडेंट। टाइम क्या था, प्रॉक्सिमिक टाइम कैसा रहा है। इसी के साथ एक केस हमारे साथ स्टेट ऑफ आसाम और शेख अहमद का केस आता है, जिसे वाइफ बर्निंग के केस के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक लेडी होती है, एक हॉस्पिटल में होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा जल चुकी होती है, उसके रिलेटिव्स होते हैं या उसके इन-लॉज होते हैं जो उसे जला देते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में 7-8 दिन एडमिट रहती है। कई सारे उसके रिलेटिव्स आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, उनको कुछ नहीं कहती है। अंकल आते हैं एक दिन और उसके बाद क्या कहते हैं, अंकल के जाने के बाद वो कहते हैं कि हमारे इन-लॉज ने हमारे ऊपर क्या किया, हमला किया है, हमको जलाने की कोशिश की। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ कंसीडर नहीं किया गया। क्यों माना, इसे कोर्ट ने कहा कि ये ट्यूटोर्ड है, मीन्स ये सिखाई पढ़ाई हुई स्टेटमेंट है, जो कि जो 5-6 दिन में अगर उसने कुछ नहीं बोला तो अभी अचानक ऐसा क्या हो गया, तो उसके इस स्टेटमेंट को क्या किया गया, कंसीडर नहीं किया गया। एक केस आता है हमारे पास, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं किस चीज़ के लिए, रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। तो पहला क्या है, उन्होंने बताया कि जो ट्रू है और वॉलंटरली डाइंग डिक्लेरेशन है उसको कोरोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है हम उसे वीक एविडेंस नहीं मान सकते, ऐसे कि कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवर की जैसे। उन्होंने लास्ट ऑप्शन उन्होंने प्रिंसिपल ये बताया, डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ कन्फेशन और एविडेंस ऑफ अप्रूवर। मीन्स
जो भी कन्फेशन है, जो भी डाइंग डिक्लेरेशन है, उसको हम एक वीक एविडेंस नहीं मान सकते हैं, उसको कन्फेशन से बराबरी नहीं कर सकते, उसकी अप्रूवर से नहीं हम बराबरी कर सकते हैं, उसकी अदर पीस ऑफ जो एविडेंस है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको बराबर, उसको इक्विवेलेंट नहीं रख सकते हैं कि जैसा कन्फेशन होता है वैसा डाइंग डिक्लेरेशन होगा, या जैसे अप्रूवर के एविडेंस होते हैं, अप्रूवर के वो स्टेटमेंट होती है, वैसे ही हम इसकी भी मान लें डाइंग डिक्लेरेशन की। अच्छा, अप्रूवर का कॉन्सेप्ट हमें CRPC में मिलता है सेक्शन 309 में। अप्रूवर को ही हम सरकारी गवाह या गवर्नमेंट विटनेस भी कहते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन है, एक सिचुएशन है, क्वेश्चन नहीं, एक सिचुएशन आपके सामने आती है। क्या होता है कि इंजर्ड पर्सन होता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके बाद वो ठीक होकर वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद 6-7 दिनों बाद एक उसको बहुत ही तेज़ बुखार होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या हम इस चीज़ को डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे कि उसने कभी हॉस्पिटल में दी होगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो चुका होता है और उसकी स्टेटमेंट को हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानेंगे। उसकी डेथ हुई होती है किस चीज़ से? हाई फीवर से।